मैं हूं वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। आज मैं दो मुद्दों को इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, जिसमें एक पाकिस्तान के चुनाव जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है उस पर बात करना भी लाजमी है, मगर मैं उसे एक और मुद्दे से जोड़ने की कोशिश करूंगा और आपको कुछ कहने की कोशिश करूंगा जो मेरा एक संदेश होगा। यानी आज जिस तरीके से ऐलान किया गया है चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का और उस पर जयंत चौधरी का रद्द अमल आ चुका है। अब इस मुद्दे में मैं ख़ास तौर से माइनॉरिटी के लोगों से एक ख़ास बात करने की कोशिश करूंगा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना, कर्पूरी ठाकुर को देना, भारत रत्न से नवाजना और ये सब असल में भारतीय जनता पार्टी जो है वो क्या कर रही है और इसके जवाब में आपको क्या करना चाहिए। ये सब जानने से पहले आपको बहुत ज़रूरी है ये समझना कि पाकिस्तान के चुनाव के ऊपर मैंने कल अपना प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम में का मैंने जो उन्वान दिया था, जो टाइटल दिया था, वो ये था कि लोकतंत्र के कोठे पर डोनाल्ड लू की रखेल का मुजरा। मतलब मैंने बड़ा इसमें एक नाम लिया अंग्रेजी, उस नाम की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत इस बात की है कि किस तरीके से तथा कथित लोकतंत्र जो है वो कब्ज़े में होते हैं विदेशी ताकतों के। और अगर लोकतंत्र में भी आप ये समझते हैं कि आप अपनी सारी प्रक्रिया को किसी न किसी तरीके से बदल सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये आप सोचते हैं, क्योंकि मैंने कल अपने प्रोग्राम में स्टेट की बात की थी। यानी अगर स्टेट चाहता है, अगर लोकतंत्र रहे तो फिर लोकतंत्र रहेगा, और स्टेट नहीं चाहता कि लोकतंत्र के बजाय उनकी अपनी कोई चॉइस आ जाए, तो इसका सबूत जो है वो पाकिस्तान में आपको देखने को मिल रहा है। नतीजे ये हुए हैं दोस्तों कि पाकिस्तान में कल रात को 9 बजे तक 135 से ज़्यादा सीटों पर पार्लियामेंट की जो है इमरान की पार्टी या इमरान के जिन्हें समर्थन दिया था आज़ाद के नाम पर, वो लीड कर रहे थे। यानी कि यहाँ मुस्लिम लीग नून और जो जरदारी की पार्टी है वो सारी पीपीपी ये सब आप समझ लीजिएगा कि ये ख़त्म हो चुकी थी। मगर अचानक जो है ये एक प्रक्रिया आपको बताता हूँ कि एक फार्म होता है जिसे रिटर्निंग ऑफिसर वहाँ भर के देता है कि कौन जीता कौन हारा बूथ के ऊपर। तो जो ये चुनाव नतीजे या रुझान बताए जा रहे थे ये बिल्कुल स्पष्ट थे कि जो रिटर्निंग ऑफिसर लिख के दे रहा है वो लिखे हुए रिटर्निंग ऑफिसर के जो लेटर हैं, उसका नाम कुछ भी रख लीजिए, वो फॉर्म को बाकायदा जो है लोग हासिल कर रहे थे। यानी वो जीत चुके थे और ये ज़्यादातर लोग जो हैं वो थे जो तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी से रिलेटेड लोग थे। तो एक तरह से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति रात को 9 बजे तक इमरान खान की पार्टी की बन चुकी थी। मगर ये इतना ड्रामा, यानी इमरान खान को उठाना, जेल में डालना, सारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी चुनाव नहीं कराना, बहुत सारी चीज़ें की गई। उसके बावजूद पाकिस्तान की जनता सड़कों पर निकली और उन्होंने अपनी पसंद का इजहार किया और भारी भरकम वोट करके इमरान की पार्टी को जिता दिया। जीत में रिटर्निंग ऑफिसरों ने चिट भी बना दी और चिट बनने के बाद जो है ये बूथ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो एक चिट बना के देता है कौन कितने वोट किसको मिले, और वो वोट के आधार पर पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ जो है वो जीत रही थी। दोस्तों ये सब बातें अपनी जगह पर हो गया। उसके बाद अचानक वहाँ CMS उनके सर्वर ख़राब हो जाते हैं, लोगों के फ़ोन तो वो दिन भर बंद रखते हैं, कोई इंटरनेट नहीं चलता, फ़ोन कनेक्शन नहीं चलती, बिल्कुल उस जनता को अंधेरे में डाल के कोई किसी से कम्युनिकेट तक ना कर सके और वोट डालने के लिए मजबूर किया। लोगों ने कसम खाई, उसके बावजूद वो वोट डालने चले गए और वोट डालकर जो चाहते थे लोकतंत्र या डेमोक्रेसी में जिसकी वो जीत चाहते थे उस पर उन्होंने मोहर लगा दी। मोहर लगाने के बाद नतीजा ये सामने आया कि हमने यानी फोर्स ने जितनी मेहनत की थी अब वो ज़ाया हो सकती है, क्योंकि फिर हम इमरान की पार्टी को अगर प्रधानमंत्री
उसकी कुर्सी सौंपेंगे और उनके हाथ में सरकार चली जाएगी तो फिर बहुत कुछ जो कुछ फैलाया है उसका क्या होगा। तो कुल मिलाकर ऐसी स्थिति थी नहीं कि इमरान खान की पार्टी को जिताया जा सके, ना अगर जितानी होती तो इतनी जद्दोजहद फ़ौज वहाँ नहीं करती, और फ़ौज को जो आदेश मिला उसको वो फॉलो कर रही थी। नतीजा ये कि पूरे देश की तमाम जनता ने भारी भरकम अपना वोटों का इस्तेमाल करके जिताया। उसके बाद उन्होंने चुनाव के रिज़ल्ट को रोक दिया, और रोकने के बाद 8-10 घंटे रोकने के बाद फिर इनकी नवाज़ शरीफ की पार्टी और जरदारी की पार्टी के साथ बैठकर मीटिंग की गई फौज के द्वारा, और फिर ये तय हुआ कि असल में नवाज़ शरीफ की डिमांड ये थी कि मुझे अकेले जो है वो सत्ता सौंपी जाए ताकि क्लियर मेरा मैंडेट हो, और मैं फिर उसके बाद जैसे आप कहो या जैसे जो चाहे उसके हिसाब से चल सकता हूँ। मगर अगर मुझे किसी के साथ क्लब किया गया तो फिर मैं उतने खुल के काम नहीं कर पाऊँगा और मैं उस सरकार में इंटरेस्टेड नहीं हूँगा। मगर फ़ौज ने बिठाकर ये तय कर दिया कि तुम जरदारी के साथ मिलकर ही सरकार चलाओगे। अभी तक नतीजे पब्लिक टेलीविज़न सबके पास मौजूद हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ जीत रही है, और फिर अचानक नतीजे आने शुरू होते हैं। जब ये नतीजे आते हैं, यानी सरकारी तौर पर जब इनको जो है जीत का ऐलान करना शुरू किया जाता है, तो अब नतीजे कैसे बदलते हैं? नतीजे बदल जाते हैं। जो तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट 50,000, 60,000, 45,000, 25,000 वोटों से जीत रहे थे, वो हार जाते हैं। नवाज़ शरीफ अपनी दोनों सीट बुरी तरह से हार चुका था, मगर उसको जीत दिलाई गई। मरियम नवाज़ पूरी तरह अपनी सीट हार चुकी थी, ज़बरदस्ती उसको, यानी चुनाव के नतीजे रोक दिए गए, सिस्टम रोक दिए गए, फैसले किए गए। फिर इलेक्शन कमीशन को आदेश फौज का आया होगा कि भाई इनको जिताओ, इनको हराओ, और उन्होंने वो काम शुरू कर दिया। लोकतंत्र का इतना भोंडा मजाक, और बेसिकली मजाक नहीं, इसे कहते हैं लोकतंत्र की हकीकत बताने की जो आखिरी कील थी, जो मैं आपको कोशिश करता था बताने की कि इस तरह की इन डेमोक्रेसी में क्या होता है। लोगों को एक अफीम जो है वो चटाई जाती है, फिर वो अफीम खा लेता है, तो फिर उससे वो बाहर, जिस परिंदे को आप उड़ना सिखा दोगे तो फिर आप कहोगे पर ये पर हमको दे दो और अब तुम बिन परों के ज़िंदा रहो। तो वो नस्ल तो शायद जो है पैरों से चल के ज़िंदा ना रह सके जिसने उड़ना सीख लिया हो। आगे आने वाली नस्लें जो हैं वो ज़रूर ऐसी पोजीशन में पहुंच जाती हैं कि फिर वो जो है ऐसी बातों को मान लेते हैं। वहाँ जो भी मैंने बोला था कि भाई फौज अपनी सत्ता चलाएगी, तो ठीक है, वो अपनी उनका अपना देश है, उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो अपनी जिस तरीके से, यानी मेरा कहने का मतलब ये था कि स्टेट अगर चाहता है तो जो चाहता है स्टेट वो हो जाता है। ये पाकिस्तान इसकी सबसे बड़ी नज़ीर है। उसे आप लोकतंत्र कहो, डेमोक्रेसी कहो, राजतंत्र कहो या डिक्टेटरशिप, जो मर्जी है आप उसे कह सकते हैं। मगर सवाल ये है कि फाइनली स्टेट अगर किसी के साथ खड़ा है तो फिर स्टेट का मतलब उसकी मशीनरी, तमाम उसकी कानूनी व्यवस्था, तमाम उसकी कार्यधारी संस्थाएं, अगर ये सब कुछ एक साथ है। छोड़िए पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो आप देखेंगे आगे, फिर मुकम्मल एक प्रोग्राम करने की ज़रूर उस पर कोशिश करेंगे। मगर फ़िलहाल हम आते हैं वापस चौधरी चरण सिंह का, जो उनको एजाज़ दिया गया है। मैं उसके लिए धन्यवाद बोलता हूं सरकार को, और थैंक यू बोलता हूं तमाम ऐसी प्रक्रिया को जिसमें चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा गया। वो डिज़र्व करते थे। उन्होंने सीलिंग एक्ट लाया था, वो जो है भूमिहीन किसानों को काफ़ी भूमि दी गई थी, और जिनके पास ज़्यादा थी, ख़ास तौर से मैं अब कम्युनिटी वाइज नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी उनसे ज़मीनें ली गई सीलिंग एक्ट में, और इसका बंटवारा किया गया। इसका भारी फ़ायदा किसानों को हुआ। एक बड़ा काम था जो चौधरी चरण सिंह द्वारा किया गया। यानी ये भारत रत्न अगर दिया गया, और भी बहुत सारे कारनामे यूपी के मुख्यमंत्री रहते हुए जो है चौधरी चरण सिंह ने किए थे, और एक राजनीति में काफ़ी एक अहम किरदार अदा किया। वो डिज़र्व करते थे भारत रत्न के लिए। तो उनके परिवार को, बाकी देशवासियों को चौधरी चरण सिंह के भारत रत्न दिए जाने पर बधाई। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे, बधाई के बाद की राजनीति पे। तो बधाई के बाद की राजनीति यह है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो एक मौका दिया गया है
जयंत चौधरी को कि आप अपनी कौम से, अपनी बिरादरी से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है, इस वजह से आप इस वक्त एनडीए को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मेरे ख्याल से किसी भी एक एक्सक्यूज़ पैदा हो जाएगा और बड़े आसानी से आप शामिल हो सकते हैं। अब वो शामिल हो जाएं और इस पे जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं है या भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करता वो नाराज़ हो जाए तो ठीक है, उसकी मर्ज़ी है, मगर मेरी एक राय है, उसे समझ लें। मैंने पाकिस्तान की तमाम बातें या स्टेट क्या चाहता है ये सारा बताने के बाद आपको हिकमत अमली की एक बात बताता हूँ। पिछले दिनों चाहे वो नूंह का मामला हो या फिर किसानों का मामला हो या कहीं और मामलात हो, उसमें जाट भाइयों ने बिल्कुल सामने आकर मुस्लिम भाइयों के साथ में यकजहती दिखाई, एक मुश्त होने की बात की और दंगे को शांत करने का काम किया और वो साथ खड़े रहे और उनके साथ खड़े होने से बहुत बड़े दंगे होने या बहुत बड़ी कार्रवाई होने से चीज़ें बच गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं लोगों से बात करना चाहूँगा, ख़ास तौर से मैं सबके लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, मगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ आरएलडी चुनाव लड़ेगी, मैं दरख्वास्त करूँगा कि वहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो, क्योंकि वो बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं बल्कि जयंत चौधरी को वोट करेंगे और उन्हें आरएलडी को वोट करना चाहिए, बल्कि उसके साथ खड़े हुए रहना चाहिए, बजाय ये बात सोचने के कि वो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ अलाई होकर लड़ रहे हैं या अकेले लड़ रहे हैं। सवाल है, जाट भाइयों के साथ या बिरादरी के साथ यकजहती दिखाने का एक वक्त है, ये आपको दिखाना चाहिए और जयंत चौधरी के साथ आपको खड़े रहना चाहिए, भले ही वो कांग्रेस के साथ जाएं, समाजवादी के साथ रहें या बीजेपी के साथ जाएं। क्योंकि आप, हो सकता है ये अधिकार है आपका कि आप मुझ पर गुस्सा करें, मगर मैं तमाम हिकमत अमली के साथ साथ में जो दुनिया की पोजीशन है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2024 का भारत का चुनाव बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, क्योंकि इस चुनाव को एक धार्मिक आधार पर लड़ा जा रहा है और जीता जा रहा है, बिल्कुल क्लियर है। बड़ी सीधी बात है, जो मैंडेट जिस तरीके से लेते हैं, यानी कि मैंडेट तो अभी बहुत क्लियर वाज़े तौर पर दिख रहा है, विपक्षी पार्टियां इंडिया नाम का एक संगठन बनाती हैं मगर फिर वो उसी में से टूट के एनडीए में शामिल हो जाती हैं, और ये तमाम पार्टियां जिनके साथ आप खड़े हो छोड़ के कांग्रेस को, वो तमाम पार्टियां एनडीए का हिस्सा रह चुकी हैं, चाहे राज्यसभा में समाजवादी का मूक समर्थन हो, वॉकआउट समर्थन हो, या फिर जो है आपका मुख्य मुद्दों पे, मुस्लिमों के खिलाफ मुद्दे की ही बात कर रहा हूँ मैं, उसी पे जो है वो राज्यसभा से वॉकआउट, मुझे याद है आज़म खान की अहलिया का जो उन्होंने वॉकआउट किया था तलाक वाले मुद्दे पे। उसके बाद हम आते हैं आरजेडी, यानी आरजेडी भी वो बीजेपी के साथ सरकार बना चुकी है, ममता भी बीजेपी के साथ सरकार बना चुकी है, देवेगौड़ा भी, ये तमाम लोग जो हैं किसी न किसी समय पे बीजेपी के साथ अलाई रह चुके हैं। और अगर सिर्फ बीजेपी के साथ पहले से डिक्लेयर करके अलाई की घोषणा करते हैं जयंत चौधरी, और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमान ये ऐलान करते हैं कि हम जयंत चौधरी के साथ रहेंगे, तो शायद उनको ज़्यादा सीट एनडीए में मिल सकती हैं अगर वो एनडीए में जाते हैं। तो अगर वो मिलती हैं, मेरे ख्याल से वो ऐलान करके जाए या बिना ऐलान किए चला जाए, तो ये एक मसला होता है, इसे आज आपको समझने की ज़रूरत है। आने वाले दिन, आने वाला भारत और आने वाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहुत अलग होगी। अगर आप समझ लो तो बहुत अच्छा है, एक दूसरे को समझाओ तो बहुत अच्छा है। वो समय खो दिया आपने जब हिकमत अमली दूसरी बनाई जा सकती थी, क्योंकि एक प्लान के तहत एक एक डॉट टू डॉट एक प्लान तैयार है, एक जगह, दूसरी जगह सब कुछ दानों की तरह बिखरे हुए हैं, जिनके पास ना कोई विज़न है, ना कोई प्लान है, ना कोई काउंटर सिस्टम है। और सिस्टम के साथ साथ सबसे बड़ी जहां आप होप रख सकते हो वो है अदलिया, कानून व्यवस्था और कार्यधारी संस्थाएं, जिन्हें एग्जीक्यूट करना है। और अगर किसी के साथ पूर्ण रूप से स्टेट खड़ा है तो आपके पास कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि आप विनम्रता और शांति बनाए रखने के लिए काम करें, हिकमत अमली अपनाएं, पाकिस्तान के नतीजों को देख के, पाकिस्तान के भविष्य को देखें।
क्योंकि पाकिस्तान का भविष्य सिर्फ जो है वो नवाज़ शरीफ की सरकार बनाने से शुरू हो जाएगा ये नहीं है, बल्कि यहाँ जो एक विद्रोह पैदा होगा और जिससे पाकिस्तान टूट जाएगा, आप वहाँ तक देखेंगे। तो वो अलग बात है कि हम पॉलिटिक्स की बात करें, कहाँ किसने वोट, किसकी जाति, किसका क्या, ये सब बिल्कुल बाद की बातें हैं। पहली बातें स्टेट है, दूसरी बातें पॉलिटिकल विल है, और तीसरी बातें हिकमत अमली है। तो तीनों पर बड़े गौर से सोचें समझें, मेरी बात अगर समझ आए तो इसे एक दूसरे से चर्चा करें। अभी चुनाव दूर हैं, हालात आप बदल सकते हैं, बदल लें, नहीं बदल सकते हैं, मेरा काम है एडवाइस देना, मैंने दे दी है। खुदा हाफिज़।